हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमसीटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 21 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करो क्योंकि ये नए चैनल है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले लास्ट डे के रिवीजन से। कल जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका 1 मिनट में क्विकली रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व आर्थिक मंच की पहली वार्षिक बैठक जो है इसका आयोजन दावोस में स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। इसकी थीम है संवाद की भावना। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी फिंके नदी को बताया है। यह ऑस्ट्रेलिया में है। गूगल ने 55 भाषाओं को अनुवाद करने वाला एक एआई मॉडल लॉन्च किया है। नाम है इसका ट्रांसलेट जेमा। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया मचाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। इनको 2025 में मिला था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है प्रवीण वशिष्ठ को। इसके अलावा भारत ने पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान सागर में शुरू की है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अभी विश्व की सबसे लंबी नदी के नीचे एचडीडी पाइपलाइन क्रॉसिंग बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके नीचे बनाया है उन्होंने। 4058 मीटर लंबी ये दूरी का है एचडीडी। किस राज्य सरकार ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा लेने के लिए आमे पढ़िबा आमा बसारे योजना शुरू की? तो ओडिशा ने शुरू की है। वैश्विक शासन नेतृत्व पुरस्कार से प्रोफेसर धीरज शर्मा सम्मानित किए गए हैं। इसके अलावा भारत ने 92वां अपना सदर्न ग्रैंड मास्टर पाया है। नाम है आर्यन वार्ष्णेय। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त करोगे? क्विज और पीडीएफ फ्री में आपको दी जाती है रोज़ के रोज़ एमजेटी ऐप से, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लिया करो। अच्छा, मुझे आज एक कमेंट करके बताओ कि क्या ये जो वन लाइनर रिवीजन मैं कराता हूँ, ये शुरुआत में स्टार्टिंग में कराता हूँ, इसको वीडियो के एंड में रखा जाए क्या? आप कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं भाई, जिसका बहुमत होगा, बहुमत में सरकार है ना, तो वही बहुमत का चुना जाएगा। लेकिन कमेंट सब लोग करेंगे। तो टेलीग्राम पर भी पीडीएफ आपको दी जाती है। तो अगर मान लो अगर ऐसा होता है तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत हुआ करेगी। रिवीजन करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं करवाया जाएगा। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसको शुरुआत में वीडियो के करना है या एंड में, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस कब मनाया जाता है, आज का पहला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस ये 20 जनवरी को मनाया जाता है। पेंगुइन दिवस, ये पेंगुइन जो होते हैं ना, पेंगुइन एक जीव होता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, काफ़ी क्यूट सा जीव होता है और ये बर्फीले क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। तो हर साल इनके सम्मान के लिए 20 जनवरी को मनाया जाता है पेंगुइन दिवस, ठीक है। तो मुख्यतः ये पाए तो जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन कई और जगहों पर ये पाए जाते हैं, बर्फीली क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो पेंगुइन ये थोड़ा सा मतलब कोशिश करते हैं कि जहाँ से मनुष्य रहते हैं उनसे दूर ही रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब डरे सहमे और बहुत ही जैसे कहते हैं ना इंट्रोवर्ट टाइप के जीव होते हैं। लेकिन पेंगुइन अवेयरनेस डे 1972 से शुरू हुआ मनाया जाना। गैरी वालेंस ने अपने कैलेंडर में इसे पहली बार चिन्हित किया था, तब से ये शुरू हो गया। पेंगुइन की टोटल 18 प्रजातियां पाई जाती हैं और सबसे बड़ा पेंगुइन जो होता है उसे एम्परर पेंगुइन कहते हैं और सबसे छोटा जो पेंगुइन होता है उसे लिटिल ब्लू पेंगुइन कहते हैं। ओके, कुछ और दिवस जो अभी तक आए हैं जनवरी महीने में, उसका रिवीजन करेंगे। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी लोकपाल दिवस और 20 जनवरी राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस, ठीक है। ईरान से भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो साथियों, आपने देखा अभी ईरान में उथल पुथल मचा हुआ था। इसी बीच भारत ने एडवाइजरी जारी करके अपने भारतीयों को, भारत के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित वापस लौटने का आह्वान किया। उनको लौटने के लिए कहा कि भाई तैयार हो जाओ, पैक वैक करो, सब हम आ रहे हैं लेने। तो लेने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया। ऑपरेशन स्वदेश ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर भारत कहीं जो भी कोई ऐसे विदेश में कोई उथल पुथल चलती है तो वहाँ से अपने नागरिक को निकालता है। अभी मैं पूरा लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। उसके लिए ऑपरेशन चला करके बाकायदे ऐसे C-17 ग्लोब मास्टर से लाया जाता है भारतीयों को। तो ऑपरेशन स्वदेश चलाकर ईरान से भारतीयों को निकाला गया, क्योंकि देखो अभी ईरान से खतरा टला नहीं है। अभी कुछ और ऐसी सूचनाएं लीक हो रही हैं। ऐसा पता चल रहा है कि उस टाइम पर इजराइल ने मना कर दिया था कि भाई अभी अटैक ना करो, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। अगर ईरान ने उधर से अटैक करना शुरू किया तो वो इजराइल को टारगेट बनाएगा और हम अभी
उस प्रकार से प्रिपेयर नहीं है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकें। हम एक बार अपने नागरिकों को सुरक्षित व्यवस्थित कर लें, जहाँ जहाँ भी देश में है, जहाँ जहाँ भी है, उसके बाद आप अटैक करना है। इसीलिए समझ लो कुछ दिन के लिए खतरा टला है बस अभी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टला है, तो अमेरिका अटैक कर सकता है। तो ऐसे में भारतीयों को निकालना सबसे पहली प्राथमिकता है। तो भारत ने यहाँ पर अपनी प्राथमिकता दिखाई और 16 जनवरी से ये शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर लगभग 10,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन कब कब चलाए गए भारत सरकार द्वारा, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। यहाँ से आप समझिए 2 नंबर तो पक्का बना है। मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जो मैं ये रिवीजन पेज आपको दिखाता हूँ, ये आपको कोई से भी एग्जाम में बैठोगे सब में आपको कहीं ना कहीं जो रिवीजन पॉइंट्स होते हैं उसमें से क्वेश्चन दिखे ही जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इसी पेज से, मतलब जो भी पेज मैं आपको दिखाता हूँ, कभी इंडेक्स का दिखाता हूँ, कभी कुछ दिखाता हूँ, तो उससे रिवीजन पर्पज़ से आपका दिखाया जाता है। अगर आप उस रिवीजन पर्पज़ से उसको रोज़ के रोज़ डेली रिवाइज करोगे वीडियो के माध्यम से ना, तो आप समझो करंट अफेयर में मास्टर बन जाओगे। आपका करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से तैयार रहेगा, किसी भी एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। आप लोग जो कमेंट करके जब बताते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि सर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आया है ना करंट अफेयर में, क्योंकि आपको इतनी बार यहाँ रिवाइज करा दिया जाता है, रिपीट करके, बार बार रिपीट करके, कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। बस आपको रेगुलर रहना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। चलिए, तो ऑपरेशन स्वदेश यहाँ के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था म्यांमार में भूकंप में पीड़ितों की मदद के लिए। कभी कभी भारत पड़ोसियों की मदद भी करता है, कभी कभी भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू करता है मिशन। ठीक है, तो दोनों ही टाइप की मिशन यहाँ पर है। ऑपरेशन सद्भावना, ये सिक्किम में नागा और रंगरंग गाँव को आवश्यक सहायता के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा चला करके यूक्रेन से भारतीयों को निकाला गया था जब रसिया ने अटैक किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था जब अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने की ज़रूरत पड़ी थी, जब वहाँ पर तालिबान का शासन आ रहा था और अमेरिका भी भाग रहा था। ऑपरेशन कावेरी हम लोगों ने सूडान में चलाया था और सूडान से भारतीयों को निकाला गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में जब मोचा तूफान आया था, तो तब वहाँ पर तूफान प्रभावितों के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय, ये इसराइल और गाजा से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए लगाया गया था, शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त, दोस्त का इसको दुश्मन नाम रखना था। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था, तो तुर्की की मदद करने के लिए भारत ने बढ़ चढ़ करके ये ऑपरेशन शुरू किया था और अपने यहाँ पर एनडीआरएफ वगैरह के सदस्यों सेना को भेजा था। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री चलाकर कई पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन पहुंचाया गया था। ऑपरेशन मैत्री हम लोग नेपाल में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए चलाए थे। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब आते हैं ईरान पर। ईरान जानते हो भारत के पड़ोसी देशों में ही, पड़ोसी सर्कल में ही पड़ता है। अखंड भारत लें अगर तो जस्ट पड़ोसी ही पड़ जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान के बाद ईरान आता है। ईरान की राजधानी तेहरान होती है। इस पर मैं पिछले दिनों में कई वीडियो आपको दिया हुआ हूँ। इसकी मुद्रा रियाल जो है वो बिल्कुल डूब चुकी है, बिल्कुल यहाँ की मुद्रा जीरो हो गई है। और पारसियन या फारसी इसकी लैंग्वेज होती है और यहाँ की राजधानी मैंने आपको बताया तेहरान है। ठीक है, आयतुल्ला अली खामेनी ये सुप्रीम लीडर हैं और मसूद पजेस्कियन ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओके, अगला देखते हैं। अपनी ई बुक आई हुई है लास्ट 6 मंथ की और ब्रह्मास्त्र की, ये आप ई बुक ले सकते हो। लास्ट 6 मंथ की भी, मतलब देखो जो भी ई बुक आती है वो दोनों लैंग्वेज में आती है ना, तो इसको आपको बार बार बताना ना पड़े। जो भी आपको लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में कंफर्ट हो तो हिंदी में लो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में लो। तो लेने के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये ई बुक वगैरह MZT ऐप से ले सकते हो। तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट की ई बुक्स होती हैं। आप MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अगला, गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि इस बार होंगे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और यूरोपियन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, दोनों आएंगे। मतलब यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल दोनों के ही अध्यक्ष आएंगे। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आप जानते हो उर्सुला वॉन्डर लियन हैं और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष यानी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं। तो ये दोनों एज ए चीफ गेस्ट आएंगे भारत में। और अभी कल जो वीडियो आई ना इनकी, बहुत ज़्यादा मतलब सुख देने वाली थी, है ना, दिल से मतलब अच्छी लगी। जैसे यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन्डर लियन, इनका एक क्लिप आया है और इन्होंने संकेत दिया है कि भारत से एक ऐतिहासिक डील होने वाली है। वैसे हम लोग ट्रेड को लेकर डील काफ़ी दिनों से कर रहे थे, लेकिन वो एक फाइनल मोड पर पहुंचा है। और ये जानते हो किस डील का इन्होंने हिंट दिया है? FTA, यानी कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे ना $200 बिलियन का फ़ायदा होगा, व्यापार होगा। सोचिए, भारत को
डेड इकोनॉमी बोल रहा था ये ट्रंप ने शुरुआत में कहा था ना कि जब भारत पर टैरिफ लगाना शुरू किया, भारत नहीं मान रहा था बात, तो कहा कि अरे रसिया और इंडिया तो डेड इकोनॉमी है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल पे ले लिया, क्योंकि इधर राहुल बाबा भी बोल दिए थे। उसके बाद से आप देखो, उसके बाद यूके से हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओमान से हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, न्यूजीलैंड से हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अब यूरोपियन यूनियन से हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और अभी यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये आए थे 1-2 घंटे के लिए, और 2 घंटे में इन्होंने बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर किए हैं। उसको मैं अलग से आपको आज वीडियो दूंगा मेन चैनल पर, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा डिटेल से। बहुत सारे रक्षा समझौते भी हुए हैं, और वो एक नया गुट बन रहा है जो इस्लामिक नाटो को काउंटर करेगा, तो उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही। मतलब जहाँ पर उसके बाद सिर्फ यही नहीं रुका भारत ने यहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट भी दिखाई। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट भी 7% के आसपास चल रहा है। मतलब डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, उनको यहाँ डाटा से भारत जवाब दे रहा है। तो अगर ये डील हो गई, जो कि होने तय है, मतलब आधा से ज़्यादा 80 to 90% हो गया था, और उर्सुला वांडर लेयन का ये जो बयान आया है कल, इसके बाद से तो समझो ये कंफर्म ही है। तो इसी 26 जनवरी पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा पूरे भारत के लिए, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अमेरिका फिर चाहे 500 लगाए परसेंट टैरिफ, चाहे 5000% लगाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन जानते हो, यूरोपियन यूनियन का आप हल्के मत लो, यूरोपियन यूनियन में अंदर में उसके 27 देश हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन से अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो मतलब उन सभी 27 देशों से हो गया। तो 4 देश पहले, 27 देश ये, आप मतलब बहुत बड़ा हुआ व्यापार, ठीक है। तो देखिए 20 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो 20 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत 16वें स्थान पर आया। देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी होगा, और ये 19-20 नवंबर को जो आयोजन हो रहा है भारत में, उसी में जारी होगा। तो इसमें अब देखना होगा कि 20 नवंबर के बाद क्या रैंकिंग आती है। उसी टाइम मैंने आपको बताया था, लगभग 15 या 16 तारीख के करंट अफेयर मैंने आपको बताया था। तो देखिए भारत को रैंक मिल चुकी है, भारत है 16वें स्थान पर। यह रैंकिंग सामाजिक स्थिरता, सामाजिक जिम्मेदारी और शासन पर आधारित होती है। भारत 16वें पर है, सिंगापुर पहले पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे पर, और डेनमार्क तीसरे पर है। इंटरेस्टिंग पता है क्या बात है? इंटरेस्टिंग ये है, अमेरिका जैसे देश 66वें पर है, चीन जैसे देश 68वें पर है। तो मतलब देख रहे हो कितने ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ये डेटा बता दे रहा है कि देख लो कितना रिस्पॉन्सिबल हो। और ट्रंप के टाइम पर तो ये बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना वाला काम करते हैं, जब ये इमैनुअल मैक्रॉन के चैट वायरल कर देते हैं, है ना। तो ये तो ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो हुई कि किसी के ऑडियो जो बात हुआ है वो वायरल कर दो, चैट वायरल कर दो, है ना। किससे क्या डील हुई है वो कर दो, आप बुला करके आकर के हड़काओ वाइट हाउस में बिठा कर। तो खैर भारत रिस्पॉन्सिबल है काफ़ी ज़्यादा, 16वें पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 80वें पर भारत है। WHO की फार्माकोविजिलेंस रैंकिंग में 8वें पर है भारत। स्टैनफोर्ड के आई वाइब्रेंसी में तीसरे पर, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे पर, विकास के लिए प्रतिबद्धता में 36 पर, गैलप ग्लोबल सेफ्टी में 66 पर, गैलप डिजिटल नोमैड में 38 पर, नवाचार इंडेक्स इनोवेशन में 38 पर, टैलेंट रैंकिंग में 63 पर, और कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 41 पर, ग्लोबल यूनिकॉर्न में तीसरे पर, और शांति सूचकांक में 115वें पर। अगला, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ मिलकर मुंबई में एक अभ्यास किया है। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने जापान के कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर के एक अभ्यास किया है, और इस अभ्यास का नाम है सहयोग काइजिन। बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इसको याद रखना, सहयोग काइजिन, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो कोस्ट गार्ड क्या होते हैं? कोस्ट गार्ड जो कोस्टल बॉर्डर पर रखते हैं सिक्योरिटी, कोस्ट की सुरक्षा करते हैं, उन्हें कोस्ट गार्ड कहते हैं। आप जानते हो भारत के 9 राज्य हैं जो कोस्टल बॉर्डर अपना लगाते हैं, ठीक है। इधर से आप लेकर के चलोगे तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो कोस्टल बॉर्डर लगाते हैं अपना, है ना। तो अब इन 9 राज्यों की कोस्ट एरिया पर जो अपनी सिक्योरिटी होती है वो होती है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो उसने मुंबई में भी जापान के तटरक्षक बल के साथ एक सहयोग काइजिन अभ्यास किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे कोस्ट पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। कुछ और अभ्यास हैं जैसे पिछले दिनों में जो हुए हैं, जैसे हरमो शक्ति भारत मलेशिया में हुआ, मलेशिया के बीच हुआ राजस्थान में। इक्वेरियन ये भारत मालदीव के बीच हुआ तिरुवनंतपुरम में। सूर्य किरण भारत नेपाल करता है, उत्तराखंड में हुआ। अजय वॉरियर भारत यूके करता है, बीकानेर में हुआ राजस्थान में। गरुण भारत फ्रांस करता है। विनबैक्स भारत वियतनाम, मालाबार बहुपक्षीय है।
और इसमें क्वाड कंट्रीज हिस्सा लेती हैं, है ना। वायुसेना में भारतीय सेना ने किया, जाइमेक्स भारत जापान ने किया, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया ने किया, आस्त्रे हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया। ओके, अगला। युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार किसने जीत हासिल की है? योवेरी मुसेविनी। ये 7वीं बार लगातार हैं भाई, अनबीटन है, 40 साल से अनबीटन है ना, योवेरी मुसेविनी। वैसे युगांडा वगैरह में उतना ज़्यादा लोकतंत्र होता नहीं है, 71% वोट अकेले ही पा गए हैं, ठीक है, 71% वोट। तो 1986 से युगांडा की सत्ता में है और अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक रहने वाले नेताओं में से एक माने जा रहे हैं। तो अभी एक बार फिर से ये चुनाव जीत लिए हैं, ठीक है। इनके प्रतिद्वंदी में थे बॉबी वाइन। युगांडा कहाँ है? अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे ना तो एशिया इधर है और ये अफ्रीका है। अफ्रीका में इधर इथियोपिया के बगल में इधर आपको दिखेगा युगांडा, ठीक है ना, सोमालिया युगांडा यहाँ पर दिखेगा, केन्या के बगल। युगांडा की राजधानी कंपाला होती है और युगांडा सिलिंग यहाँ की करेंसी होती है और प्रमुख नदियों में विक्टोरिया झील यहाँ से भी होकर जाती है, ठीक है। अगला। राज्य गठन के 25 साल बाद किस राज्य ने पेसा अधिनियम को लागू किया? तो पेसा अधिनियम लागू किया है झारखंड ने। पेसा अधिनियम क्या होता है? पेसा अधिनियम ये पंचायतों के लिए एक स्पेशल नियम होता है, इसे कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये 1996 में आया हुआ वो एक्ट है जिसके तहत जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनको ग्राम सभा को और विकसित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कुछ छूट दिए जाते हैं, जो भारत के संविधान के अनुसूची 5 में उल्लिखित है, ठीक है, जो 5वें शेड्यूल में उल्लिखित है। तो उसके तहत ये पेशा नियम ला गया था। तो अब ये झारखंड में लागू हो गया है। झारखंड आप जानते हो ये 15 नवंबर सन 2000 को स्थापित हुआ था बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। तो अब इसके 25 साल हो गए हैं और 25 साल बाद इसने पेशा शेड्यूल लागू किया है, पेशा नियम लागू किया है, ठीक है ना। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो ग्राम सभाएं होंगी उनको और पावर मिलेंगी। कैसा पावर? जैसे संसाधन और संसाधनों से रिलेटेड जो विवाद होते हैं उन पर किसका कब्जा होगा, किस प्रकार का होगा, जुर्माना लगाने की शक्तियां मिलेंगी। ग्राम सभा छोटे मोटे स्थानीय विवादों को खुद ही निपटा लेगी। दोषी पाएंगे उनको 10,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगा देगी। 13 जिले में पूरी तरह और 3 जिलों में जो कि पलामू, गढ़वा, गोड्डा है, इसमें आंशिक रूप से ये लागू होगा नियम, ठीक है, पेशा नियम। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखना। और पेशा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। और जैसे 73वां और 74वां आप जानते हो ग्राम पंचायतों से, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नियम है, ऐसे ही पेशा एक्ट भी है। अगला। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वंदना शर्मा को। वंदना शर्मा जी ये सम्मानित की गई हैं। ये आरपीएफ की अधिकारी हैं और आरपीएफ का इस रेलवे का ही सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, ठीक है। विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार रेलवे में जो अदम्य सेवा दिखाता है उसको ये मिलता है। तो इनको बच्चों की रक्षा और मानव तस्करी रोकने के लिए इनका जो साहसिक कार्य रहा, इन्होंने जिस प्रकार से रेल नेटवर्क में ये चीज़ों को रोका है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। एक डेटा के अनुसार लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चों को रेलवे परिसरों से बचाया गया है जिनकी तस्करी हो रही थी, और तस्करी से बचाया गया, बाल श्रम से बचाया गया। इन्होंने इसके लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये पूछा जाएगा, इसे याद रखना। और ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से ही शुरू किया गया था। अब आरपीएफ आया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके बारे में जानते हैं स्टैटिक जी के। तो देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना तो 1872 में हुई थी, है ना। कहीं कहीं पर आपको 1957 दिखेगा। ये 1957 रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट आया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957, उसके तहत ये लिखा जाता है। लेकिन अगर मेन पूछा जाएगा ना तो 1872 अगर है ऑप्शन में तो सबसे पहले आपको 1872 ही लगाना है, ठीक है। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था, उस टाइम पर स्थापित होता आरपीएफ का। अगर पूछा जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट कब आया था तो 1957 में आया, ठीक है। तो ये दोनों भी याद रखना। यशो लभस्व जो है ये यश प्राप्त करो, इसका आदर्श वाक्य है या मोटो है, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। आरपीएफ के महानिदेशक सोनाली मिश्रा जी हैं वर्तमान में, आईपीएस सोनाली मिश्रा। अगला। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पद्म पाणि पुरस्कार ये अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाता है हर साल। इस बार मिलेगा इलैया राजा को। इलैया राजा साथियों प्रसिद्ध ये संगीतकार हैं,
महान संगीतकार, इनको पद्म पाणि पुरस्कार से मिले सम्मानित किया जाएगा। ये ऑलरेडी पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, ठीक है। तो पद्म विभूषण आप जानते हो सर्वोच्च पद्म पुरस्कार और दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है भारत का। तो इनको ये तो मिल ही चुका है और पद्म पाणि पुरस्कार इस बार मिलेगा। तो इस बार जो होगा ये अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये 28 जनवरी से शुरू होगा, 1 फरवरी तक चलेगा। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में चलेगा। ओके, तो 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाएगा पद्म पाणि पुरस्कार के तहत इनको। बाकी जो अवार्ड की लिस्ट आएगी वो मैं आपको तब बताऊंगा। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किसने जीत लिया? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 इसको जीत लिया है विदर्भ ने। विदर्भ पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। 38 रनों से इसने सौराष्ट्र को हराया है और अथर्व तायडे ने शानदार शतक लगाया फाइनल मैच में और खिताब जितवाया। तो विजय हजारे ट्रॉफी का ये पहला खिताब विदर्भ को जाता है। विदर्भ की टीम को पहली बार जीती हुई है सौराष्ट्र की टीम को हरा करके। ओके, 1993-94 में इसे शुरू किया गया था, तब इसे रणजी का वनडे ट्रॉफी कहते थे और 2007-8 में इसे विजय हजारे जी के नाम पर इसको विजय हजारे जी को डेडिकेट कर दिया गया, विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये भी भारत की घरेलू ट्रॉफी है। अभी मैं आपको और भी घरेलू ट्रॉफी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये होता है T20 फॉर्मेट में, और जो विजय हजारे होता है ये होता है ODI फॉर्मेट में, है ना। एक बार कोविड टाइम पर T20 फॉर्मेट में अभी कराया गया था, बाकी ODI फॉर्मेट में होता है। और रणजी जो होता है ये टेस्ट फॉर्मेट में होता है लेकिन 4 दिनों का होता है। तो ये सब जो है ना ये घरेलू टूर्नामेंट हैं भारत के। IPL एक होता है, IPL भी T20 फॉर्मेट में होता है। तो रणजी ट्रॉफी इस बार जीता है विदर्भ ने केरल को हरा करके, और विजय हजारे ट्रॉफी भी जीता विदर्भ ने। सैयद मुश्ताक अली जीता झारखंड ने पहली बार ये भी। ईरानी कप जीता विदर्भ ने और दलीप ट्रॉफी जीता सेंट्रल जोन ने। ये सब जीता है, इनको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेज हैं सब, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे साथियों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक और ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और एक कमेंट जरूर छोड़ दिया करो। इनमें जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना उसके आंसर सब लोग कर दिया करो, और शेयर ज़रूर करिए प्लीज़ इस वीडियो को, क्योंकि डेली करंट अफेयर जो है इसका अस्तित्व तो आपके हाथों में है। आप जो है इसको शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमें भी मज़ा आएगा इसको बनाने में। एतिहाद एयरवेज के शीर्ष पर आने के साथ ही पहली बार किस क्षेत्र की एयरलाइन ने यह स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए गल्फ क्षेत्र में ये पहली बार हुआ है, गल्फ क्षेत्र की कोई एयरलाइन टॉप पर आई हुई है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, इनको 1975 में किस सम्मान सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। आज आपको क्या बताना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष जोड़ा गया था, यानी कब शुरुआत हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार। आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना के साथ किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए क्या शुरू किया गया है? तो कमेंट करके बताइए। कल की वीडियो से ही दोनों क्वेश्चन है, कल की वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर आंसर कर पाएंगे। बाकी जिनको करंट अफेयर वीडियो कोर्स के माध्यम से पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जीएस सफलता बैच से जीएस पढ़ सकते हैं हमसे। ये दोनों ही बैच आपको मिलेंगे MZT ऐप पर। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।